Hello and welcome to our channel Civil Services with Nilesh. If you are preparing for UPSC, तो फिर हर एक UPSC एस्पिरेंट की तरह आपको भी इस जर्नी को क्रॉस करना होगा 3 स्टेजेस में। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते, मेंस के मार्क्स में इन पेपर्स के मार्क्स काउंट होते हैं, कंपलसरी पेपर्स के मार्क्स काउंट नहीं होते, एंड इंटरव्यू के मार्क्स फाइनल रिजल्ट के साथ ऐड ऑन होता है, यानी कि मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स ऐड होके जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट बनता है उसके बेसिस पे आपको रैंक अलॉट की जाती है। अब अगर आप मेंस के सिलेबस में जाएं तो आपके पास 4 जीएस के पेपर्स हैं, एक एसए का पेपर है एंड 2 ऑप्शनल का पेपर है। मेरी तरह ज़्यादातर टॉपर्स इस बात से एग्री जरूर करते हैं कि अगर आपको यूपीएससी में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेना है, आपको जो एसए का पेपर है, जो आपका जीएस का पेपर है एंड जो आपके ऑप्शनल का पेपर है, आपको इस पे कमांड ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जीएस 1, 2, 3 में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर लाना दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। लेकिन एसए में, जीएस 4 में एंड ऑप्शनल में अगर आप एक अच्छा स्कोर लेके आ जाते हैं तो देयर आर 90% चांसेस दैट यू विल बी गेटिंग अ रैंक। अब अगर मैं बात करूं इन सारे पेपर्स में से, अगर मैं इन सारी चीज़ों को हटा दूं और सिर्फ मैं जीएस 1, 2, 3, 4 की बात कर लेता हूं, तो जीएस 1, 2, 3, 4 में सबसे छोटा जो सिलेबस है वो है एथिक्स, सबसे इजी जो सिलेबस है वो है एथिक्स का। बट इवन देन दीज डेज स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर। अब यहाँ पे एक बात समझना, जब एथिक्स का सिलेबस भी सबसे छोटा है और एथिक्स सबसे इजी पेपर भी है, तो हमारा स्कोर क्यों नहीं आ रहा, ये बात समझने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है कि हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि हमें सिलेबस तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, they actually go through the syllabus but they never go through the previous year questions. Most students they try to judge the syllabus, but बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअली एग्जामिनर को स्टडी कर रहे हैं। सिलेबस से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि नाउ यू स्टार्ट स्टडिंग योर एग्जामिनर। और अगर आपको एग्जामिनर को स्टडी करना है तो आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझना पड़ेगा, और एग्जामिनर का माइंडसेट आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेगा। ये सिलेबस जो सामने लिखा हुआ है, इस सिलेबस का बहुत छोटा सा रोल है। अब आपके सामने जो सिलेबस लिखा है वो देखना, अगर आप सिलेबस उठा के देख रहे हो तो आपके सामने सीधा सीधा लिखा हुआ है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, आपको एसेंस पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, कंसीक्वेंसेज ऑफ एथिक्स पढ़ना है, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स पढ़ना है, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप पढ़ना है, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है, एंड द रोल ऑफ द फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, एंड डेफिनेटली ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जो हम दूसरों की लाइफ से सीखते हैं, हु आर ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब सिलेबस देखा, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि भाई आपने सिलेबस देख लिया, लेकिन डायरेक्ट सिलेबस से कितने सवाल आ रहे हैं हम इस बारे में ज़्यादातर केस में नहीं सोचते हैं। आपको ये लगता है कि हमारे पास ये छोटा सा सिलेबस है, छोटू सा, और हम इसको एक दिन के अंदर ख़त्म कर लेंगे। अब एक चीज़ देखते हैं कि यूपीएससी एक्चुअली कर क्या रहा है। तो मैं काम करता हूँ, लाइक आई एम जस्ट टेकिंग, आई हैव जस्ट शेयर दिस पीडीएफ विथ यू ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। सो आप ये चीज़ देखिएगा कि दिस इज द थीम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। तो थीम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस में जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। अब आप एक बात देखना, 2013 का सवाल, ये आपके सामने 2013 का सवाल है जो इस सेक्शन से पूछा गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वैल्यूज एंड एथिक्स? सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड है, यहाँ पे भी एथिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वैल्यू लिखा हुआ है, हमने तैयार कर रखा होगा, सब लोग इसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन अब जब आप 2014 के सवाल में गए तो 2014 में उन्होंने पूछा है व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक बात देखना कि 2013 में तो उन्होंने आपसे डेफिनेशन बेस्ड सवाल पूछा था, 2014 में दे आर आस्किंग द क्वेश्चन ऑन द गवर्नेंस, तो ये आपसे गवर्नेंस के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। 2016 पे थोड़ा सा चलते हैं, जो कि अगला सवाल है, एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन एंड सोशल वेलबींग। अब यहाँ पे ये एथिक्स आपसे कंसीक्वेंस ऑफ एथिक्स के बारे में पूछ रहा है। देन 2017 में आते हैं, ये जो सवाल है, लाइक द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम इज ट्रेस्ड टू ए नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ,
इसके अलावा एक सवाल और आया है 2017 में, विदाउट कॉमनली शेयर्ड एंड वाइडली इंट्रेंस्ड मोरल वैल्यूज एंड ऑब्लिगेशंस नीदर द लॉ nor the democracy or the democratic government and even the market economy will function properly। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 अलग अलग क्वेश्चन इस सिलेबस के अंदर कंबाइन कर दिए, एक सवाल में पूछा। फिर थोड़ा सा 18 की तरफ जाते हैं, तो दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट, दे आर आस्किंग अबाउट मीन्स एंड द एंड्स। कोई डेफिनेशन नहीं, कोई थ्योरी नहीं, दिस टाइम दे वांट यू टू हैव अ प्रॉपर रीजनिंग। उसके बाद जब हम 2021 में जाते हैं तो दे आर आस्किंग अबाउट द डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, दे आर आस्किंग अबाउट द रैशनल डिसीजन मेकिंग इन डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो अब क्या कर रहा है, और यहाँ पे चूंकि एथिक्स का पेपर है तो एथिक्स इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड, तो 3 सब्जेक्ट एक क्वेश्चन में इन्होंने कंबाइन कर दिए। ये कोई कोचिंग की बुकलेट आपको नहीं पढ़ाती है। 2022 में जाते हैं, अगर आप 2022 का क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट दे आर डूइंग, they are asking about ethics in human action, how it will ensure in the smooth functioning of an organization। so ethics organization और जो conflict होता है organization में, तो conflict resolution की बात कर रहा है, day to day functioning की बात कर रहा है, again decision application based question। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वो डेफिनेशन फिर भी पूछ रहे थे, बट दे आर नॉट आस्किंग द डेफिनेशन दीज डेज। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इज कॉन्टेक्चुअल। नाउ दे आर नॉट आस्किंग व्हाट इज जस्टिस, वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्या जस्टिस चेंज हो रहा है, क्या जस्टिस चेंज हो सकता है, क्या जस्टिस इवॉल्व हो सकता है, क्या जस्टिस कंटेक्स्ट स्पेसिफिक हो सकता है। तो ये सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड तैयारी करके तो आप नहीं कर पाएंगे। 2025 का ये सवाल देख लेते हैं। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग, दे आर आस्किंग अबाउट द वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, तो वेलफेयर स्कीम्स वो लेके आ गए सिविल सर्वेंट्स के बारे में, तो गवर्नेंस, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग एंड देन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर मैं सिर्फ सिलेबस बेस्ड तैयारी करता तो मैं इसमें से कितने क्वेश्चंस एक्चुअली कर पाता प्रॉपरली। तो वो था केवल 2013 का सवाल, जहां पे इन्होंने स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रखा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स, एंड बहुत मैं इसे स्ट्रेच करता तो मैं 2014 वाला जो ये सवाल है इसको पार्सली कर पाता, अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड तैयारी करके जाता। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है कि यूपीएससी इज नॉट टेस्टिंग योर मेमोरी। हम क्या करते हैं ना, हम याद करने लगते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। दे आर नॉट टेस्टिंग योर मेमोरी, दे आर नॉट टेस्टिंग योर डेफिनेशन। आपके कोचिंग नोट टेस्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली टेस्टिंग कि कैन यू थिंक एथिकली, कैन यू थिंक एथिकली इन डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेक्स्ट। अलग अलग कंटेक्स्ट में क्या ये आप कर पा रहे हैं, यही है पूरा एथिक्स का पेपर। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे फेल कर जाते हैं। हम तैयारी क्या करते हैं, वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, हम एथिक्स की डेफिनेशन याद कर लेते हैं, हम वैल्यूज़ की डेफिनेशन याद कर लेते हैं, हम मोरालिटी की डेफिनेशन याद करते हैं, हम इंटीग्रिटी की डेफिनेशन याद करते हैं, हम ये भी याद करते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, एथिक्स और लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है, और हमें लगता है हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन एथिक्स आपसे पूछ क्या रहा है, एथिक्स आपसे पूछ रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ जैसे यहाँ पे दिखाया था, let me show you again, they are asking about you about the digital technology, they are even asking you about the climate change, see here the environment ethics, they are asking you about the public trust and all। तो अलग अलग टाइप के ये सवाल पूछ रहे हैं। they are asking you about the changing justice, professional competence के बारे में पूछ रहे हैं, public administration के बारे में पूछ रहे हैं, सोशल री इंजीनियरिंग के बारे में पूछ रहे हैं, लॉ, डेमोक्रेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, 2013 में भी यही सिलेबस था, 2025 में भी यही सिलेबस था। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, एग्जामिनर बदल गया है, एग्जामिनर की आपसी एक्सपेक्टेशन बदल गई है। इट डजेंट मीन कि देयर इज नो हिडन पैटर्न, पैटर्न है, बट व्हाट आई इंटेंड टू से कि अभी उनका जो चेंज हो रहा है वो किस हिसाब से आया, वो चेंज इस हिसाब से आ रहा है कि पहले वो आपसे डेफिनेशन पूछते थे, डेफिनेशन के बाद उन्होंने आपसे एथिक्स, व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, उन्होंने आपसे पूछा पर्पज। पर्पज के बाद 2016 में जब वो गए तो वो आपसे इम्पैक्ट पूछने लगे कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एथिक्स, व्हाट एक्सप्लेन हाउ डज एथिक्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। उसके बाद 2017 में अगर आप जाएंगे तो दे आर आस्किंग यू अबाउट द सोसाइटी, दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑन द सोसाइटी। देन 2018 में अगर आप जाएंगे लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो दे आर आस्किंग यू अबाउट द डिसीजन मेकिंग।
फिर 2021 में अगर आप जाएंगे तो दे आर आस्किंग यू अबाउट द टेक्नोलॉजी पे वो चले गए। देन 2022 में अगर आप जाएंगे तो दे आर आस्किंग अबाउट द कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। उसके बाद जब जाएंगे तो दे आर आस्किंग अबाउट द चेंजिंग कंटेक्स्ट। एंड देन अगेन 2025 वाला जो सवाल है दैट इज अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग। अब एक बात सोचना, ये सारी चीज़ तो एग्जैक्टली नहीं लिख रखी, सिलेबस सीधा सीधा सा है, बट वो सिलेबस से सवाल पूछ नहीं रहे। एक क्वेश्चन इमेजिन करके देखना, जस्ट इमेजिन कि अगले साल यूपीएससी आपसे पूछ लेता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिप्लेसिंग द ह्यूमन जजमेंट, तो क्या एल्गोरिथम एथिकल हो सकते हैं? सिलेबस के बाहर है। एंड आप अपना सिलेबस अगर पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि इट इज नॉट रिटन, बट एक्सप्लिसिटली भले ना लिखा हो, इम्प्लिसिटली है। एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। नाउ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, इट इनकम्पासेस दिस क्वेश्चन, कैन एल्गोरिथम बी एथिकल? सो ये आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है कि नाउ दे आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस। पहले क्या होता था कि बच्चे जो भी तैयारी करते थे वो सीधे डेफिनेशन, एक आध एग्जाम्पल वगैरह तैयार कर लेते थे एंड काम हो जाता था। सो इट इज़ नो मोर दैट एथिक्स इज अबाउट द गुड पीपल और द बैड पीपल। एथिक्स वहाँ पे अब पूछ रहे हैं जहाँ पे आपको दोनों ही ऑप्शन सही लगेंगे। जब आपकी ऑनेस्टी कन्फ्लिक्ट करेगी आपके कंपैशन के साथ, जब लॉ कन्फ्लिक्ट करेगा जस्टिस के साथ, जब ट्रांसपेरेंसी आपकी कन्फ्लिक्ट करेगी प्राइवेसी के साथ, और आपसे फिर ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इस टाइम पे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या डिसीजन ले रहे हैं। यूपीएससी आपसे कभी ये सवाल नहीं पूछेगा कि क्या आप एथिकल हैं, वो आपसे ये सवाल पूछा है कि आप एथिकल कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करेंगे। सो दिस इज व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड, दैट दे आर नॉट आस्किंग द स्ट्रेट क्वेश्चंस। बट इन सारी बुरी चीज़ों में एक बात अच्छी ये है कि कुछ सवाल फिर भी हैं जो हमारे लिए मार्क्स बूस्टर की तरह काम कर सकते हैं। ये 2014 का ये सवाल देखेगा, वाई इट लाइक व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ। 2017 में इन्होंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के सीधे पूछ लिया, हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। इवन 2022 में फिर से रिपीटिशन किया, व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ। तो रह रहे के आपको ये मौका देता है कि अगर आप इसके लिए कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स याद कर लें तो आप यहाँ पे रीप्रोड्यूस करके बेटर स्कोर पा सकते हैं। अब देखो क्या होता है, जब क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ द सिलेबस या फिर लीक से थोड़ा सा हट के आते हैं तो उस टाइम पे सारे ही बच्चे अपने अपने तरीके से लिखते हैं, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चंस ये रिपीटेड हैं, जो रिपीटेड थीम्स हैं, अगर आपके पास इससे रिलेटेड कुछ अपने खुद के पॉइंटर्स तैयार हैं तो आप इसको बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप एज ले सकते हैं, क्योंकि जब आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन करोगे वहाँ पे तो आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगानी ही लगानी है, लेकिन जो ये रिपीटिशन वाली चीज़ें हैं यहाँ पे आपको पॉइंटर्स अगर आपके रेडी हैं तो आप अच्छा इसको कर सकते हैं। लाइक ये क्वेश्चन देखिएगा, इन व्हाट वे इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। 2014 में पूछा इन्होंने, व्हाट इज ऑल मोर इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डोंट यू थिंक सो कि ये एक थोड़ा सा सिमिलर थीम पे है। 2014 के बाद इवन 2025 में जाइए, फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग बाय सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स अ सिविल सर्वेंट मस्ट यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन एन एथिकल फ्रेमवर्क। तो इसका कोर कॉमन है, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, ethical governance, competence and integrity. So they are asking you about the professional competence over here. Again repetitions हैं, 2017 वाला आप सवाल देखिएगा, without commonly shared and widely entrenched moral values and obligations neither the law nor democratic government and even the market economy will function properly. What do you understand by this statement? Explain in illustration with the contemporary times. Now this question, the strength of the society is not in its laws बट इन द मोरालिटी ऑफ इट्स प्रिंसिपल। इस आइडिया को डायरेक्ट यूज करके आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे वे में आंसर कर सकते थे, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। यहाँ पे कॉमन कोर था, मोरालिटी वर्सेस लॉ, मोरल कैपिटल, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। ये दोनों क्वेश्चन पूरी तरह से लिंक्ड हैं। तो थीम इज बीइंग रिपीटेड। एथिकल डिसीजन मेकिंग दे आर आस्किंग, लाइक 2018 में पूछा दिस इज अबाउट द एथिकल डिसीजन मेकिंग, 21 में पूछा दिस इज अबाउट द एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो अगर हमने एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ पॉइंटर्स तैयार कर लिए तो समहाउ वी कैन मेक द डिफरेंस, क्योंकि दिस इज व्हाट वी शुड डू, दिस इज व्हाट वी कैन एक्चुअली डू। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी पढ़ाई करें तो हम इन चीज़ों पे सोचते चलें कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। We must recognize the themes, at least the questions that they are repeating, and then we should be doing our questions. क्योंकि ज़्यादातर केस में हम ये काम करते ही नहीं हैं और यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। Although इसके
सॉल्यूशन के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड द मिनोमिक्स ऑल्सो, कि जो जहाँ जो थीम्स एटलीस्ट रिपीटेड हैं, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, लाइक आप वहाँ पे उस चीज़ को कर सकते हैं. लाइक द एसेंस ऑफ एथिक्स, लाइक अगर एसेंस ऑफ एथिक्स से रिलेटेड कुछ भी पूछता है, क्योंकि क्या होता है ना, एथिक्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब आप एथिक्स का आंसर लिखने जाते हो देयर इज द रिपीटेशन, हर बार वही इंटीग्रिटी, प्रोबिटी एटसेट्रा, आप वो सारे कीवर्ड्स लिखते हो और हमें कंफ्यूजन हो जाता है. बट वेन एवर दे आर आस्किंग समथिंग अबाउट द एथिक्स, एसेंस ऑफ एथिक्स, और उसके अराउंड हमें पॉइंटर्स नहीं मिल रहे हैं, स्टार्ट राइटिंग अराउंड द एसेंस, एम्पैथी, सेल्फलेसनेस, सेंसिटिविटी, इक्वालिटी, नोबेलिटी, कमिटमेंट, एथिकल इंटीग्रिटी, एंड देन इसके अराउंड आप अपने क्वेश्चन के लैंग्वेज को बिल्डअप कर देंगे तो आप ज़्यादा अच्छे पॉइंटर्स लिख पाएंगे. लाइक डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल एक्शन या बिहेवियर, पॉइंट्स नहीं याद होते, ड्यूटी, एजुकेशन, ट्रेडिशन, एक्सपीरियंस, रिलीजन, मोरालिटी, इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स, अथॉरिटी, नेचर ऑफ सोसाइटी, ट्रांसपेरेंसी, सोशल इन्फ्लुएंस. So duty, like duty provides a moral framework for individual to fulfill their responsibility towards society and nation. एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल. तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इनकी कॉमन थीम्स हैं वो मुझे पता होना चाहिए, वो मुझे एज दे सकती है. तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड द मिनोमिक्स. नाउ दिस ये लाइक ऑल्दो इस मैराथन का पार्ट नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि आई एम जस्ट शोइंग यू कि एटलीस्ट वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स, आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है. जैसे कि एसेंस ऑफ एथिक्स तैयार करना अच्छे से, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल एक्शन, कंसीक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, इन सब के पॉइंटर्स तो स्ट्रेट तैयार होने चाहिए. बाकी जो वो एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, यू विल हैव टू अप्लाई योर माइंड. लेकिन जो थीम्स ऑलरेडी रिपीटेड है या फिर पूछ रखा है, वहां पे हमें पीछे नहीं हटना है. व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, रोल ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ, हाउ कैन मोरल वैल्यूज बी स्ट्रेंथन, how do ethical values assist in the resolution of conflict faced by him in his day-to-day functioning, key dimension of ethics that influence human action, why ethics become more important in public administration, role of ethics in contributing to social and human well-being, ethical traits which are important for a civil servant. अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ गया कि भैया क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट का यहाँ पे जो जो रोल है, वो सारे एथिकल ट्रेट लगा दो कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, रिपीटिशंस नहीं होंगे. Essential values for an effective public servant, features of narrow perceptions of good life, role of ethics in human life, importance of ethics in professional life, especially civil service, method to instill public service values in public servant, how to improve ethical competence, principle to manage ethics in public service, challenges to ethics, difference between personal and professional ethics, consequence of trust deficit for personal well-being, consequence of trust deficit for societal well-being, personal and societal level, how to reduce the trust deficit in society, how can we make ourselves trustworthy, similarity of ethics and religion, difference between ethics and religion, इसी तरीके से similarity between ethics and morality, difference between ethics and morality, similarity between ethics and values, difference between ethics and values. कभी ये सवाल पूछ दिया और अगर हम उसके क्वेश्चंस वो नहीं कर पाए या पॉइंटर्स अगर हम उसके नहीं अच्छे से लिख पाए तो फिर हमें मार्क्स कटेंगे. उससे अच्छा है कि हम एक नंबर फालतू लेके आ जाएं. हाउ लॉज एंड एथिक्स डिफर इन देयर अप्रोच, डिफरेंस बिटवीन लॉज एंड एथिक्स, इफेक्ट ऑन मोरालिटी इन पब्लिक लाइफ, how does ethics insight help in moral situation of civil servants, effect of religion on decisions in public life, religion is playing a very important role, religion का क्या रोल हो सकता है, role of law in the decisions in public life, in what way it is important to be ethical along with being professionally competent, list of human values, central elements of human values, importance of values, list of traditional values in Indian society. हम Indian society की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना वो क्या क्या values हैं. List of modern values in Indian society, role of family in inculcating values, role of society in inculcating values, role of educational institution in inculcating values, suggestions to impart ethical values, ethical concerns in government institutions, ethical concerns in private institutions, lessons from the life of great leaders, कुछ common ऐसा जो हर जगह apply हो सके, lessons from the life of great administrators, lessons from the life of great reformers. पूछ सकता है कि भाई इनके अलग अलग क्या lessons आप सीख सकते हैं. Undesirable values prevalent in some educated Indians, contribution of constitution in inculcating values, contribution of Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita in inculcating ethics या फिर as a guide for civil servant. पूछ सकता है. We are turning religious, artificial intelligence and ethical issues, issues of unethical use of artificial intelligence, how to resolve the ethical issues in artificial intelligence, vaccination के साथ क्या issues हैं. तो ये कुछ common themes हैं जो हमने identify की थी यूपीएससी से, एंड इसे थोड़ा एक्सट्रापोलेट भी किया कि यहाँ पे अगर यूपीएससी सवाल पूछता है तो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड विद दीज मिनोमिक्स तो बिलीव मी यू कैन डेफिनेटली राइट द बेटर आंसर्स देन अदर्स. लाइक कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन,
हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम ना उस टाइम पे क्या होता है कि कभी कभी आपके सेम आंसर के लिए आपके पास ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स होते हैं, कभी कभी सेम आंसर के लिए आपके पास कम पॉइंट्स होते हैं। तो व्हाट यू डू कि आप ये ज़्यादा पॉइंट्स वाला दिन जिस दिन लिख दोगे उस दिन आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, और जिस दिन कम पॉइंट्स याद होते हैं उस दिन। बट वॉट इफ द वी हैव द मिनोमिक लाइक कंसिक्वेंस, या फिर आपने कुछ अपना इस तरह से तैयार कर रखा है। तो प्रिपेयर योर ओन थिंग्स, प्रिपेयर योर ओन थीम्स एंड अकॉर्डिंगली लाइक कैरेक्टर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट, नेशनल इंटीग्रिटी, सोशल हार्मोनी, empowerment of the marginalized, quality of the institutions, universal values, economic justice, non-violence in action, cultural inclusivity, equality in governance। इस टाइप से अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, जो कि रिपीटिशन है, हार्मोनी, अंडरस्टैंडिंग, मोरालिटी, अकाउंटेबिलिटी, नोबिलिटी, लॉफुलनेस, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, एम्पैथी। तो आपके से क्या होगा ना, जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं वो पॉइंट्स रिपीट नहीं होंगे। तो ये आपको वैसे हेल्प करता है। सो आई हैव टोल्ड, जैसे मैंने आपको बोला था, मैं आपको ये सारी थीम्स बता दूंगा कि सेगमेंट 1 से एटलीस्ट हमें पढ़ते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड आप इसे नोट कर लेना एंड मेक श्योर कि एटलीस्ट यू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दिस। नाउ कमिंग बैक टू द सिलेबस, ये आपका जो सिलेबस है दिस वन, ठीक है। अब एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में यूपीएससी ने वैल्यूज के बारे में पूछ रखा है, एथिक्स ने मतलब यूपीएससी ने आपसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बारे में पूछ रखा है, आपसे उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द ह्यूमन वेलबींग, दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द लॉ, दिस इज लॉ, दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द डेमोक्रेसी, दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द टेक्नोलॉजी इवन, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, जस्टिस, क्रिटिकल थिंकिंग। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यूपीएससी इट डज नॉट रिमेन इनसाइड वन कीवर्ड, वन सिलेबस पॉइंट। लाइक सिलेबस का पॉइंट तो इतना ही है, लेकिन उसको वो आपसे चाहता है कि आप अलग अलग डायमेंशंस में सोचिए। एंड डेफिनेटली अगर आपके पास लेट्स से कि देयर आर 10 मार्क का क्वेश्चन, तो आपसे एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है कि 10 पॉइंट्स लिख दीजिए, और 10 नहीं लिख रहे हो तो कम से कम 6, 7, 8 तो लिखो। अब डायमेंशन ऑफ एथिक्स आता है, मैं एक छोटा सा बस वो नॉर्मेटिव एथिक्स, ये एथिक्स वो एथिक्स पढ़ के खत्म कर देते हैं। चार्ट मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड देयर आर टू डिफरेंट, टू मोर ऑन दैट। तो हम वहीं तक पढ़ के खत्म कर देते हैं। बट दे आर नॉट आस्किंग डायरेक्टली दैट, दे आर आस्किंग लॉ एंड एथिक्स, दे आर आस्किंग अबाउट द एथिकल मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, दे आर आस्किंग अबाउट द प्रोफेशनल एथिक्स, they are asking about the moral intuition, they are asking about the moral reasoning, they are even asking on the climate change, ठीक है, global warming and climate change. So here they are not asking directly the things that are written in your book, they are asking about the application based questions even in the ethics and private life. तो अगर आप देखेंगे 13 वाला सवाल था जो द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल, ये इंडिविजुअल लेवल पे सवाल था। देन 2014 में दे हैव शिफ्टेड टू द ट्रस्ट, 2019 में दे हैव शिफ्टेड टू द पब्लिक लाइफ। तो पहले इंडिविजुअल था, ट्रस्ट टूटा, पब्लिक लाइफ पे आ गए कि कैसे फ़र्क पड़ेगा। एंड 2020 में फिर वो नेशनल पावर पे चले गए, क्योंकि पब्लिक लाइफ अच्छी नहीं होगी तो नेशनल पावर कैसे अच्छी होगी। एंड देन 2020 में नफरत पे चले गए। सो एथिक्स इंटर कर रहा है कहाँ कहाँ पे, मतलब आप सोचिए डायमेंशंस, दे आर एंटरिंग द पॉलिटिक्स, दे आर एंटरिंग द इंटरनेशनल रिलेशन, दे आर एंटरिंग द सोसाइटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो वो है ही है। ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, इनिशियली दे हैव बीन आस्किंग अबाउट द यूनिवर्सल एंड इटर्नल ह्यूमन वैल्यूज। उसके बाद ये जो एंड इन देमसेल्व्स एंड दिस इज रिलेटेड टू कांट। उसके बाद दे आर आस्किंग यू अबाउट द इंक्लूसिव ग्रोथ, दे आर आस्किंग यू अबाउट द इंटरनेट कल्चर। सिलेबस सेम है, यूपीएससी का जो एग्जामिनर है वो बदल गया है, यूपीएससी विद द टाइम इवॉल्व कर रहा है, इवन इन द रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नाउ दे आर नॉट आस्किंग एग्जैक्टली व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली in the in inculcating value. They are asking all humans aspire for happiness. Do you agree? What does happiness mean to you? ठीक है. Now family teaches value, school teaches discipline, society saves that behavior. Done है. But they are asking you about the environmental ethics. They are asking you about the new education policy. Same syllabus है, तरीका चेंज हो गया. तो they are not asking education directly. They are asking you about the education as the social transformation. तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, सीधा सीधा सिलेबस है तो पूछ ही नहीं रहा है। तो एथिक्स का एक गोल्डन रूल है, जो थीम्स रिपीट करें उसे तो याद कर लो, जो सिलेबस में लिखा है डेफिनेटली तैयार कर लो, बट नेवर प्रिपेयर टॉपिक्स डायरेक्टली, जैसे कि मतलब बस मेरे को बस वैसे पॉइंटर्स बनाने हैं,
ऑलवेज थिंक ऑन द क्वेश्चन दे हैव बीन आस्किंग। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक हमारा एक जनरल वो बना हुआ है कि हम एक डेफिनेशन रट लिए, डेफिनेशन रटने के बाद एक आध एग्जाम्पल रट लिए, एक आध एग्जाम्पल रटने के बाद एक आध हम करंट एग्जाम्पल कर लिए, द जॉब इज डन। नाउ यू नीड टू थिंक कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनर कैन क्रिएट फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर आप इस पे सोचना शुरू करेंगे तो आप अपने 20 से 25 नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ा लेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम एवरी सिलेबस पॉइंट कि व्हाट एग्जैक्टली यूपीएससी वांट फ्रॉम यू, क्या पूछ रखा है। अब आपके सामने ये आएगा तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यूपीएससी ने क्या पूछ रखा है एंड क्या अभी तक नहीं पूछा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इवन लाइक अगर मैं जैसे हिस्ट्री में चला जाता हूँ तो उन्होंने पूछ रखा है कि द रोल ऑफ द वीमेन इन द लाइक द नेशनल वुमेन, तो ट्राइबल के बारे में भी पूछ सकते हैं, यूथ्स के बारे में पूछ सकते हैं, फॉरेनर्स के बारे में पूछ सकते हैं, प्रिंसली स्टेट्स तक को पूछ सकते हैं। फ्रीडम मूवमेंट में तो सभी का रोल था ना, तो वो पूछ सकते हैं। तो यू हैव टू एक्सट्रापोलेट द फैक्ट्स कि जो जो उन्होंने पूछ रखा है हम उसके बारे में सोचें और फिर चीज़ों को करना शुरू करें। सो हाउ वी शुड डू दिस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया, बिलीव मी यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द एथिक्स। पहला तो जो मैंने आपको थीम्स बताया वो तो तैयार कर लेना है। वॉट एवर द सिलेबस इज गिवन, जो भी उन्होंने आपको सिलेबस दे रखा है वो तो आपको देखो पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आप उसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो तो स्ट्रेट है। तो पहली बात आप एक बात ये समझना कि जो एथिक्स का पेपर है, जो आपका ओरिजिनल पेपर आता है, लाइक इफ़ यू सी दिस पेपर, आपको वो 13 क्वेश्चन हैं टोटल यहाँ तक। लाइक वो एक क्वेश्चन के दो पार्ट करके पूछते हैं, तो 1 2 3 4, ये 25 का सवाल दिखा रहा हूँ मैं आपको, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इन्होंने इस बार क्या किया, 13 सवाल है, सॉरी दिस इज द 13 क्वेश्चंस। तो 13 सवाल जो हर साल पूछते हैं, तो थ्योरी से वो 13 सवाल पूछते हैं 130 मार्क्स का, एंड देन दी केस स्टडी। इस पर हम बात करेंगे आगे कि केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना है। तो व्हाट दे आर डूइंग, थ्योरी पोर्शन से दे आर गिविंग यू द 120 मार्क्स। अभी हम थ्योरी पोर्शन कर रहे हैं 130 मार्क्स, क्योंकि हमें 13 सवाल इससे लगाने हैं। अब मेरे को जब ये एथिक्स पढ़ना होगा तो व्हाट आई विल बी डूइंग, सबसे पहले मैं खोलूंगा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, मैं देखूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, किस तरीके के सवाल आ रखे हैं। अब इस सवाल को देखने के बाद मुझे पता चल गया कि मुझे किस डायरेक्शन में सोचना है। ज़्यादातर बच्चे ये काम नहीं करते, यू नेवर सी द प्रीवियस क्वेश्चंस, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखा है। यू पिक इट अप, आप इसे उठाइए और उठाने के बाद एक काम कीजिए, इसके क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए इवन बिफोर यू एक्चुअली हैव ओपन योर बुक। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। आपने अपनी जो आपने सिलेबस देखा, दिस इज द स्टेप्स इन विच यू शुड डू, तभी आपके मार्क्स आएंगे। सिलेबस देखने के बाद आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा, अभी सॉल्यूशन नहीं देखना है, सिलेबस के मैं सॉल्यूशंस की बात ही नहीं कर रहा, आपको सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन विल गिव यू डायरेक्टिव, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर। आपको एग्जामिनर को समझना पड़ेगा कि भाई एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। उसके बाद आप थ्योरी पढ़िए। अब जब आप ये थ्योरी पढ़ रहे होंगे, आपकी थ्योरी पढ़ने का पर्पस क्या था? थ्योरी पढ़ने का पर्पस सिंपल था कि जब मैं ये थ्योरी पढ़ूंगा तो मैं इससे इतना कंटेंट तो निकाल लूंगा कि एग्जामिनर मेरे से कोई सवाल पूछे तो मैं उसे कर पाऊं। दैट वाज द पर्पस। तो मैं अपनी थ्योरी इस हिसाब से पढ़ूंगा, एंड जब मैं ये अपनी थ्योरी इस हिसाब से पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं वापस आऊंगा इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर, एंड मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को वापस उठाऊंगा और करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आप उस टाइम पे तुरंत आंसर नहीं कर पाए, बट आई विल ट्राई टू रिकॉल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स, इन व्हाट वे इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई शिफ्टेड, मैंने इस तरह से शिफ्ट किया कि मैंने ये जो रखा था अपने लिए प्लान, मैंने थ्योरी पढ़ी, अब मैं इस थ्योरी को क्वेश्चन नंबर 1 पे अप्लाई करूँगा। आई विल ट्राई टू अप्लाई, आई विल ट्राई टू राइट डाउन द पॉइंट्स। ये काम ज़्यादातर बच्चे नहीं करते, ज़्यादातर बच्चे यहीं पे रुक जाते हैं। आपको ये काम करना है अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए। देखो, बीइंग द पार्ट ऑफ द मैराथन, आई डोंट वांट यू कि आप बस ऐसे ही तैयारी करो कि आपके मार्क्स ना आए, क्या फ़ायदा फिर। अगर आप एथिक्स पढ़ रहे हो तो पढ़ो ऐसे कि मार्क्स इतने अच्छे आ जाएं कि आपको वो सिलेक्शन करा दे। दैट इज द मेन थिंग दैट यू शुड डू। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने आया, यू जस्ट ट्राई टू अप्लाई योर ब्रेन कि मैं कितने पॉइंट्स कर पाऊंगा। हो सकता है कि आप पॉइंट 1 2 3 3 पॉइंट ही लिख पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप ये 3 पॉइंट पढ़ लोगे, उसके बाद
आप वापस इस पे जाओगे और अब आप इसका सॉल्यूशन पढ़ोगे। दिस इज द थीम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसके सॉल्यूशन पढ़ोगे। अब सॉल्यूशन पढ़ोगे तो अब आपके पास क्वेश्चन 1 पढ़ने के बाद क्या हुआ कि आपके पास क्वेश्चन 1 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन के फॉर्म में एक नई थ्योरी आ गई। भाई पीवाईक्यू का जो सॉल्यूशन पढ़ोगे इटसेल्फ इट विल बी अ थ्योरी एंड दिस वाज द थ्योरी 1। तो आपने इसको इसमें अप्लाई करने की कोशिश की, आपका ब्रेन लगा। फिर जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 उठाओ, what does ethics seek to promote in human life, in what way it is more important in the public administration। you will find that कि यहाँ पे जब आप 1 2 3 तक प्रोड्यूस किए हो तो इस बार आप 4 पॉइंट जरूर प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा थ्योरी थी, आपने अपना ब्रेन लगाया था। ये 4 पॉइंट जब आप रिप्रोड्यूस कर लेंगे और उसके बाद लेट्स से कि आप नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रहे, देन गो फॉर द पीवाईक्यू सॉल्यूशन। एंड पीवाईक्यू सॉल्यूशन पढ़ना एंड तब पढ़ना जब आपने इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली। तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा, अब आपके पास थ्योरी नंबर 1, थ्योरी नंबर 2, थ्योरी नंबर 3 ऑलरेडी है। फिर जाओगे आप अगेन क्वेश्चन नंबर 3 पे एंड यू ट्राई टू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड एंड ट्राई टू रिप्रोड्यूस द पॉइंट्स। तो विथ ईच पासिंग क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट कि अब आप सोच पा रहे हैं, दिमाग लगा पा रहे हैं। दिक्कत की बात क्या है ना कि हम ये काम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? सिंपल सा रीजन है कि आप बिना सोचे पढ़ तो सकते हैं, बिना सोचे आप लिख नहीं सकते, एक्टिव रिकॉलिंग नहीं कर सकते। और हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे हमारे दिमाग को डिस्कम्फर्ट हो। तो डिस्कम्फर्ट देंगे, ये वाला काम करेंगे और सारे क्वेश्चंस के बाद साथ करेंगे तो यू विल कम टू नो कि इस चैप्टर को ख़त्म करते करते, इस टॉपिक को ख़त्म करते करते आप इसे 11 बार क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज कर चुके हैं एंड यही आपकी जीत होगी। अगर आप ये काम कर लेंगे, बिलीव मी, अगर आपने ये काम सारे टॉपिक्स के साथ कर लिया तो फिर आप जरूर एथिक्स में अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। सो अगर एग्जामिनर ने आपसे एक सवाल पूछा है जो कभी किसी कोचिंग के मटेरियल में नहीं आया, तो क्या आपकी प्रिपरेशन ऐसी है जो स्टिल आपको हाई स्कोर दे सकती है? अगर आपका जवाब ना में है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इस एग्जामिनेशन को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन ऐसी है कि अगर बिना आया हुआ क्वेश्चन भी आप इस तरह से अटेम्प्ट कर लोगे कि आप हाई स्कोर ला सकते हो, देन एक्चुअली आप अगले यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो। एंड दिस इज एग्जैक्टली फॉर व्हाट और इन व्हाट वे यू शुड बी रीडिंग द एथिक्स। एंड इस मैराथन में आई विल इंश्योर दैट, मैं आपसे डिस्कस करूंगा बीच में क्वेश्चंस होगा अभी कि कैसे इसको अप्रोच करना था एंड ऑल। आई विल इंश्योर दैट कि आप अच्छे वे में स्कोर कर पाएँ, अच्छे तरीके से मार्क्स ले आ पाएँ इफ़ यू विल बी participating. So that's all as of now and keep on doing. So this is about the segment 1 and in the next video we will be discussing something about the segment 2, वहाँ पे किन किन चीज़ों के बारे में सोचना है। एक और बात चलते चलते जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऑलवेज कीप योर, देखो कुछ भी है बट इवन इफ द सिलेबस भी है अगर ये, तो सिलेबस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, सिलेबस को ध्यान में रखना है, बट प्रीवियस क्वेश्चंस के अराउंड उसको ओरिएंट जरूर करते चलना है। सो दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। ऑल द बेस्ट।